नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप ठमके और आप सभी को मेरे चैनल संदीप ठमके पॉलिटिकल शो में तहे दिल से स्वागत है। आज हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और अब तक के सबसे बड़े स्टेट्समैन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवन की कुछ आयामों पर रोशनी डालेंगे और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए विवादित तथ्य उन पर भी अपना रोशनी डालेंगे। चलिए उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ। उनका फादर थे मिस्टर मोतीलाल नेहरू, जो कि बैरिस्टर थे। इनका जो जन्म है वो एक समृद्ध फैमिली में हुआ था। इनके एंसेस्टर्स की बात करेंगे तो फिर वो थे कश्मीर से, कश्मीरी पंडित थे मित्रों। और उनके गांव के पास, उनके घर के नियर में एक नहर बहती थी। उस नहर के बहने के कारण उनका ना जो लास्ट नेम है वो नेहरू ऐसा बन गया। पंडित जी का बेसिक एजुकेशन उनके घर पे ही हुआ। समृद्ध फैमिली से थे, रिच पीपल थे। फिर उन्हें एक ब्रिटिशर आके एक ट्यूशन दे के चले जाता था। फिर उसके बाद में स्कूलिंग के लिए उनको भेजा गया लंदन। स्कूलिंग ख़त्म होते ही वहाँ से लंदन में ही ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज से उनका ग्रेजुएशन हुआ नेचुरल साइंस विभाग में। फिर उन्होंने लॉ कंप्लीट किया इनर कॉलेज ऑफ टेम्पल से। फिर आफ्टर दैट 1912 में उन्हें बार काउंसिल से वहाँ पर इनविटेशन भी मिला कि आप आके अभी एडवोकेट प्रोफेशन को अपना सकते हो, लेकिन नेहरू ने उन्हें मना कर भारत लौट आए। भारत आकर महात्मा गांधी जी के साथ वो देश को फ्रीडम कराने की जद्दोजहद में लग गए। उनकी शादी 1916 में हुआ कमला नेहरू के साथ। फिर 1917 में उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी का नाम की एक सुपुत्री का जन्म हुआ। देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बहुत सारे मोमेंट में अपनी हिस्सेदारी ली, अपनी एक पार्टिसिपेशन किया। फिर उसी के चलते उन्हें 9 साल की कारावास भी हुआ। वहाँ पर ही उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे बेहतरीन इंडिया को जानने के लिए एक बहुत ही अच्छा बुक उन्होंने लिखा। फिर जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो संपूर्ण सहमति से पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो मित्रों, अभी आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि इंस्टेड ऑफ नेहरू अगर अपने वल्लभ भाई अगर प्रधानमंत्री होते, पहले प्रधानमंत्री, तो देश के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होता। तो मैं इसे सही नहीं मानता हूँ। अभी जो बोल रहे हैं उनके लिए शायद सही होगा, लेकिन लॉजिकली अगर आप देखोगे तो सिंपल बात है। अब वल्लभ भाई का जो डेथ हो गया, जो एक अननेचुरल डेथ था, वो कब था? 1950 में उनका डेथ हुआ। अगर प्रथम प्रधानमंत्री भी बनते, तब भी केवल 3 साल ही प्रधानमंत्री पद पर आसीन रह सकते थे। और 3 साल में इस तरह का कोई भी काम नहीं किया जा सकता था जिसमें आपको एक नया भारत, एक अलग भारत, एक दूसरा भारत, जिसकी इन्हें एक एडवोकेसी कर रहे हैं, इस तरह की कुछ भी नहीं बन पाता था। तो अल्टीमेटली अगेन उसके बाद तो सही नेहरू जी को ही प्रधानमंत्री बनना था, तो बेटर था कि नेहरू ही प्रधानमंत्री रहे। ही वॉज हैविंग दैट ग्रिप। उदारवादी नेता थे। कभी भी किसी को ये अलग दल के या फिर अलग समूह के, अलग समाज के, एक अलग समुदाय के, इस तरह से लोगों को बांट कर कभी अपने नज़र से नहीं देखते थे। वो हमेशा देश को एकत्रित देखना चाहते थे। इसी के चलते 1947 में जब भारत की प्रथम कैबिनेट बनी, उस कैबिनेट का सिख, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन, हर एक समुदाय के लोग उसमें शामिल किए गए मंत्री के तौर पे। साथ ही साथ एक अभूतपूर्व स्टेप उनका रहा कि उन्होंने नॉन कांग्रेसी लोगों को भी, 5 नॉन कांग्रेसी लोगों को भी अपने कैबिनेट में
शामिल करके ये दिखाया कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। और मित्रों, इस जो 5 नॉन कांग्रेसी लोग थे उनमें B.R. अम्बेडकर जी थे एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो अब अभी आप ही सोचिए इस विषय पर। अब जब नेहरू प्रधानमंत्री बने हैं, पहले प्रधानमंत्री, फिर तो देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे अवेलेबल ऑलरेडी, जो ब्रिटिशों ने क्रिएट करके चले गए थे। सोने की चिड़िया था भारत अपना, उसका हालत बहुत ही खस्ता करके निकल गए थे। जो जीडीपी के अगर हम बात करेंगे देश में उस वक्त, तो जीडीपी माइनस में थी। एंसेंट इंडिया की जीडीपी बहुत अच्छी थी, तब की बात अलग थी, जिसको इंग्लैंड के ब्रिटिशर्स ने लूट कर चले गए। लेकिन प्रेजेंटली जीडीपी माइनस में थी, जिसे नेहरू को बढ़ाना था। ये भी बहुत ज़्यादा थी, कृषि में हालात बहुत ख़राब थे, हर तरफ बेरोज़गारी थी, लोगों के पास न खाने को न पहनने को कुछ भी नहीं था। 80% से ज़्यादा लोग शॉर्टेज ऑफ फूड को फेस कर रहे थे। केवल 14 to 15% लोग पढ़े लिखे थे, बाकी लोग इलिटरेट थे। ये जो सारे प्रॉब्लम्स थे, साथ में गृह युद्ध का समस्या, क्योंकि लगभग 600 जो रियासतें थे वो अपने आप स्वायत्तता बचाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हुए थे, और पाकिस्तान हमसे बहुत सारा निधि लेकर एक सेपरेट देश बन चुका था। ये सारे प्रॉब्लम्स नेहरू के सामने थे। इन्हें सब सुधार कर देश को उन्नत मार्ग पर ले जाना नेहरू की कंधे पर। अभी नेहरू अपने ये सारे जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सशक्त थे, सूझबूझ से अपना प्लानिंग उन्होंने किया। उन्होंने तो पहला जो उनका मॉडल था, उनका मॉडल का नाम एकदम फेमस हो गया, उसे कहते हैं नेहरूइयन मॉडल, जिसके 4 बेसिक पिलर थे। फर्स्ट वन डेमोक्रेसी, दूसरी है सेकुलरिज्म, देन सोशलिज्म, देन नॉन अलाइनमेंट। देश को जो एक इकोनॉमिकली उन्हें स्ट्रॉन्ग करना था, उसके लिए उन्हें चाहिए था कि वो जीडीपी पे ध्यान दें। जीडीपी बनता किससे है? देश में इम्पोर्टेंटली है 3 सेक्टर्स जिनकी ग्रोथ से जीडीपी बढ़ जाती है। एक तो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर है सर्विस सेक्टर। वैसे उस ज़माने में सर्विस सेक्टर इतने मायने नहीं रखती थी, तब इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए था, फिर एक अपने एग्रीकल्चर ग्रोथ। तो मित्रों, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए नेहरू जी ने स्टील इंडस्ट्रीज़, कोल इंडस्ट्रीज़ या आयरन इंडस्ट्रीज़, इन सारे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ थे, इनका स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उसमें कुछ फेमस इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, जैसे बोकारो स्टील प्लांट है, फिर उसके साथ में भिलाई स्टील प्लांट है। ये सारे प्लांट्स उन्होंने शुरू की। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ उन्होंने 5 इयर्स प्लान को भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया। तो 5 इयर्स प्लान और अपने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों मिलकर इतना मैजिकल थिंग्स हो गए कि पहले ही 5 इयर्स प्लान को कंप्लीट होते होते देश में जो प्रोडक्शन का रेट था वो 7% 1 से ग्रोथ हो गया, और जो हम इंपोर्ट करते थे जो 90% था वो घटकर 50% पर आकर रुक गया। इंटरमीडिएट गुड्स जो थे वो 4 गुना बढ़ गए, और जो कंज्यूमर गुड्स थे वो 70% तक बढ़ गए। दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर में पंडित जी का बहुत सारे योगदान आज भी हम उन्हें सलाम करना ही चाहिए। जैसे कि उन्होंने 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, हरित क्रांति जिसे हम कहते थे। उसके चलते उसके साथ में जो ज़मींदारी एक सिस्टम थी, फ्यूडलिज्म, जो गुप्ता एरा में शुरू हो गया था। ये क्या था कि ज़मींदार के पास बहुत सारे ज़मीन रहता था, और जो
किसान हैं, जो श्रमिक है, ये जो रोज़ मेहनत करने वाले लोग हैं, इनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी। गरीबी थी देश में, इसी सारे चीज़ों के चलते गरीबी देश में बहुत ज़्यादा थी। तो नेहरू जी ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए, उसके साथ में उन्होंने एक और अटैच कर दिया, भूदान मूवमेंट। सो भूदान मूवमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए उन्होंने हेल्प लिया आचार्य विनोबा भावे का। विनोबा भावे जी ने पूरे देश में घूम घूम कर सारे लोगों से, बहुत सारे जो डोनर्स थे उन लोगों से उन्होंने ज़मीनें ली। ये ज़मीन सारे जो किसान वर्ग थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, लैंडलेस पीपल, इन लोगों में सही एक इक्वल इसमें बांट दिए। बांटने के बाद इनकी जो लिविंग स्टाइल है, जो एग्रीकल्चर करते थे, जो किसान थे, इनके जो लिविंग स्टाइल है ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गया। साथ में रेवोल्यूशनरी एग्रीकल्चर सिस्टम्स उन्होंने देश में इम्प्लीमेंट किया, जैसे उसमें सारे ट्रैक्टर्स थे, बहुत सारे मशीनरीज थे जिनको आप एग्रीकल्चर्स में यूज़ कर सकते हो, ट्यूबवेल्स जो वाटर यूटिलाइजेशन के लिए, स्प्रिंकलर्स, देन ड्रिप सिस्टम, ऑल दिस नए तरीके से, नए सिरे से एक एग्रीकल्चर को एक ट्रेडिशनल मेथड से हट के कुछ नए इम्प्लीमेंटेशन के साथ, मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम के साथ जोड़ने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। साथ ही में मेनली जो कृषि के लिए वाटर एक इम्पॉर्टेंट, वाटर रिसोर्सेस आर वेरी इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए पंडित जी ने दामोदर वैली और 20 वैली प्रोजेक्ट जैसे बेहतरीन और यूज़फुल जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाया। ये जो प्रोजेक्ट्स थे, ये प्रोजेक्ट्स सही मायने में देश की किसान की एक अर्थव्यवस्था और उनकी लिविंग स्टाइल को बढ़ावा दिया। कृषि सेक्टर में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए उन्होंने भाखड़ा नंगल डैम जैसे और इस तरह के कुछ बड़े बड़े डैम्स का, प्रोजेक्ट्स का उन्होंने उद्घाटन किया। भाखड़ा नंगल डैम पे खड़े होकर प्राउड के साथ नेहरू जी ने कहा था कि ये है टेम्पल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, एजुकेशन को लेके पंडित नेहरू बहुत ज़्यादा सीरियस थे। वो चाहते थे कि देश में एजुकेशन की मात्रा बढ़े, परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल वो जो है बढ़े। इसी के चलते देश में हर भाग में सिटीज़, गांव, हर एक तबके में एक छोटे छोटे गलियों में तक गवर्नमेंट स्कूल का स्थापना उन्होंने करवाया। साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्हें बहुत रुचि थी। उन्होंने ही IIT, NIT, IIM, एम्स जैसे बहुत सारे विश्वस्तरीय जो इंस्टीट्यूट थे उनका शिलान्यास, उनको स्थापना, सब कुछ उन्होंने ही किया। साथ में CSIR जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया रिसर्च सेंटर था, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ही ने ही स्थापना किया। फिर DRDO हो या इसरो हो, ये सारे चीज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही देन है मित्रों। अब बात करते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में। 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, उसके बाद दुनिया जैसे दो गुटों में बट गई थी। कुछ देश USA के साथ चले गए थे और कुछ देश जो है USSR, रशिया पुराना वाला, उसके साथ जुड़ गए थे। फिर लेकिन ऐसे जो संदिग्ध स्थिति में जब देश उभर रहा था, देश को दोनों महाशक्तियों से कुछ न कुछ हेल्प चाहिए था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी नीति के तहत एक थर्ड वर्ल्ड का स्थापना उन्होंने किया, नॉन अलाइंड मूवमेंट, NAM का स्थापना उन्होंने किया। NAM में आज 102 देश है जो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में शामिल नहीं है। तो उसके जो हेडक्वार्टर है जकार्ता में है, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। फिर उसके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में उस वक्त यूगोस्लाविया की प्रेसिडेंट थे, वो और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों मिलके NAM को बहुत
ही बेहतरीन रूप से स्थापित किया और ये सुनिश्चित किया कि दोनों देशों मुल्कों के जो ग्रुप्स थे, दोनों ग्रुप से अपने देश के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है ये उन्होंने देख लिया और दोनों से अच्छे तरह से बेनिफिट्स लेके देश को आगे बढ़ाते गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू वैसे तो बहुत ही शांत स्वभाव के मतलब जैसे नॉन वायलेंट थॉट के शांति प्रिय नेता, जिसे हम कहते हैं उदारवादी और शांति प्रिय नेता, इस नाम से बहुत फेमस थे। लेकिन डिफेंस के चलते देश की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो ज़रूरी है करना। तो 1915 में ही पंडित जी ने एटॉमिक सेंटर का उद्घाटन किया था। उन्होंने 1950 में ही उसे स्थापना किया था मित्रों। उसका जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे? होमी जहांगीर बाबा, जो बहुत ही वेल नोन साइंटिस्ट। तो उन्हीं के हाथ में एटॉमिक सेंटर का एक डिपार्टमेंट जो है उन्हीं के हाथ में था। वो पहले चेयरमैन थे और सेकंड चेयरमैन थे साराभाई, विक्रम साराभाई जी। दोस्तों अब बात करते हैं डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की। फ्रेंड्स, वहाँ 1947 प्री 1947 देश को चार भागों में बांट दिया था। पार्ट ए में थे सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड पार्ट बी में थे प्रिंसली स्टेट्स एंड पार्ट सी में थी ब्रिटिश प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट और चौथे स्टेट में पार्ट में था अंडोबर और निकोबार। अभी लगभग 565 रियासतें देश में थे। उनके पास एक स्वतंत्र उनकी खुद की एक मिल्कियत थी, एक उनकी स्वायत्त राज्य था। तो इन सारे राज्यों को बातचीत के जरिए या फिर जो कोई भी नीति अपना सके जो रिक्वायर्ड थी, साम दाम दंड भेद, जिसे भी कुछ भी नीतियाँ अपना कर ये सारे राज्यों को यूनाइटेड इंडिया में शामिल करना पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। हालांकि इस कामयाबी के पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बहुत ज़्यादा उनका एक एफर्ट रहा, उनका एक डेडिकेशन रहा। तो पटेल जी एंड नेहरू जी ये दोनों मिलकर मैं कहता हूँ यहाँ पर ये काम को सुनिश्चित किया कि भारत एक यूनाइटेड और सुदृढ़ देश बने। तो दोस्तों इतने सारे डेवलपमेंट करने वाले प्रधानमंत्री, उनसे एक छोटी सी भूल चाइना को एंटिसिपेट करने में हो गया। चूँकि चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट हो चुका था तो नेहरू जी आश्वस्त थे कि किसी प्रकार की युद्ध की सिचुएशन चाइना के साथ नहीं आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब देश बिल्कुल निश्चिंत था उस वक्त चाइना ने युद्ध का एक घोषणा किया और उस दौरान 1962 में काफ़ी एक लॉस देश को बेयर करना पड़ा। लेकिन ये देखने वाली बात यह है कि उस वक्त देश की कोई भी टेरिटरी लॉस नहीं हुआ। अक्साई चीन में पहले से ही देश का कोई भी टेरिटरी थी नहीं दोस्तों। तो ये जो मिस्टेक छोटा सा एक चाइना को एनालाइज करने में, चाइना को समझने में, चाइना की नीतियों को जानने में कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू फेल हो गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो ये कि कश्मीर की प्रॉब्लम पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से हो गई। लेकिन भाइयों एक चीज़ आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब 370 कश्मीर में लागू हुआ उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में थे ही नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त यूएसए में थे और जो 370 को लागू करने में जो एक अहम भूमिका थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही निभाया था और उन्होंने उसे पुरजोर तरीके से समर्थन भी कर लिया था। वैसे
सिचुएशन को देखते हुए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि 370 वहाँ पर लगाना, जो कानून है वहाँ पर लगाना सही भी था, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो शायद कश्मीर इंडिया का भाग कभी रहता ही नहीं। यहाँ पर साफ करना चाहता हूँ कि 370 इज़ नोवेयर रिलेटेड टू पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और उस वक्त के सिचुएशन में 370 लगाना बहुत ही ज़रूरी था। इतने बड़े स्टेट्समैन, भारत की एक सूझबूझ राजनेता और बहुत ही उदारवादी नेता, इनका मृत्यु 27 मई 9 हुई। तो उनके मरने से पहले उनकी मेज पे 4 लाइन लिखे हुए थे, वो ज़रूर पढ़ना चाहूँगा मैं। द ओड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। उनकी मृत्यु हो गई तो सारे दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने अपने हेडिंग्स में लिखा कि वर्ल्ड विदाउट नेहरू, नेहरू द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया इज़ नो मोर। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा बन चुका है और हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज लाइक पटेल एंड नेहरू, इन दोनों के रिश्ते और नेहरू से जुड़े काफ़ी क्रिटिक्स, तो ये सारे चीज़ हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।